बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ज़कात के बारे में सबसे ज्यादा क्वेरी मुझे इसी मसले पे आती है कि लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास कुछ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी है, तो उसको लेके ज़कात के क्या रूल्स हैं? क्या हमने फ्लैट 2.5% देना है जो भी हमारी होल्डिंग है, या फिर उसमें से कुछ कम होने की गुंजाइश है? तो इस मसले में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे मुफ्ती साहब के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, अगर इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इस पे ज़कात का क्या मतलब है? फिर हम लोग म्यूचुअल फंड पे जाएंगे। बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस सिलसिले में उलमा का कंसर्न ये है कि ट्रेडिंग पे जो है ना आपको 2.5% ज़कात निकालनी है, क्योंकि ट्रेडिंग है, बिजनेस है, आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो 2.5% आपको ज़कात निकालना है। मतलब मान लेते मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का, जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, लेता हूँ, बेचता हूँ, तो 10 लाख पे 2.5% फ्लैट आपको ज़कात निकालनी है। ट्रेडिंग में एकदम सिंपल। ट्रेडिंग में एकदम सिंपल है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां पर उलमा का कंसर्न ये है कि चूंकि आपने जिस कंपनी के शेयर को होल्ड किया हुआ है, आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के पार्टनर हैं, तो आपको एसेट और लायबिलिटी को माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की कंपनी है, 10 लाख का वो है, तो उसमें से 5 लाख अगर कर्ज है, तो उस 5 लाख को माइनस करके आपको जो बचा 5 लाख है उसके ऊपर क्या करना है? ज़कात देना है। लेकिन ये उस सीन में होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आज के सिनेरियो में बहुत कम ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, लोग बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ही लोग उसको करते हैं। हाँ, कोई डिविडेंड के लिए ले रहा है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा कि 5 साल के बाद मुझे ये निकाल देना है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि मुझे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद निकालना है। जब आप लॉन्ग टर्म पे चले जाते हैं, जब आप एक 10 साल के, जिसको एक पीरियड को हम बोलते हैं, एक क्या कहते हैं उसको, 10 साल के पीरियड को एक डिकेड कहते हैं। अगर आपने एक डिकेड क्रॉस किया तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के प्लान से आप जा रहे हैं। और जब इन्वेस्टमेंट के प्लान पे आप जाएंगे तो फिर एक जो कंसर्न है उलमा का वो ये है कि आप चूंकि उस कंपनी के पार्टनर हो गए, तो एज ए पार्टनर लायबिलिटी और एसेट को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपको क्या करना है? ज़कात निकालनी है। पूरे पे निकालने की आपको, मतलब आपके पूरे पोर्टफोलियो पे ज़कात निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ए ट्रेडिंग अगर आप उसको कर रहे हैं, जैसे अभी इंटरडे ट्रेडिंग की हमने बात की, सीएनसी की हमने बात की, और भी जो स्विंग ट्रेडिंग की हमने बात की, इस तरह की ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, तो डायरेक्ट आप कितने पे निकालेंगे? 2.5% 5 लाख के ऊपर निकाल के अपने आप को सेफली वो करेंगे। लेकिन कुछ उलमा का ये भी कंसर्न है कि जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की नीयत से जो है ना शेयर मार्केट में नहीं जाते। बहुत कम लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की नियत करते हैं, या 25 साल का, 10 साल का जो है वो इस इन्वेस्टमेंट जो है अपना प्लान करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से नहीं जा रहे और ज़कात की बारी आती है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आप जो है वो ज़कात को सेफर साइड पे 2.5% निकाल के अपने आप को सेव करें तो बेहतर होगा। तो इसमें भी तो एक बहुत ही थिन लाइन आप कह सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। जनरली होता क्या है कि जब भी कोई शेयर खरीदता है, उसका कोई ना कोई तो टारगेट होता है। एग्री। ठीक है, जैसे वो सोचता है कि 20% पे बेचूं, कोई सोचता है 20 गुना पे बेचूं। एग्री। ठीक है, या कोई सोचता है कि कंपनी का इतना पी होगा, वैल्यूएशन होगी तब बेचूंगा। या मान लेते 10 साल जो आप कह रहे हैं, वो भी तो एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग ही हुआ ना, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया है मैं 20 साल बाद बेचूंगा, तब भी तो टारगेट ही एक तरीके का। लेकिन बेसिकली होता कैसा मालूम है क्या, कि हमेशा ट्रेडिंग की एक लिमिट होती है और इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट होती है। अगर आप 10 साल क्रॉस कर गए तो वो ट्रेडिंग नहीं हुआ। कोई भी चीज आप 10 साल के लिए रोक के नहीं रखते, आप इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए रोक के रखते हैं। मिसाल के तौर पर अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए कोई बाय किया हुआ है, तो शादी कितने साल के बाद है? आज से 10-15 साल के बाद है, एक डिकेड क्रॉस कर गया, तो आप ये समझिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर आप उसको क्या करोगे? जैसे अप एंड डाउन होगा आप उसको सेल आउट कर दोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 साल का होता है। 10 साल का होता है कि नहीं होता है? अगर मैंने बच्ची की शादी के लिए फॉर एग्जांपल निकाला, तो मेरी बच्ची की 10 ही साल क्यों? मतलब ये उलमाओं ने बताया है, या नहीं 10 ही साल में 9 साल अगर हो जाते हो तो फिर दैट इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। नहीं, मैं देखिए, बेसिकली एक बहुत बारीक थिन लाइन है जिसमें डिफरेंशिएट आपको करना है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली नॉर्मल जो है लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने एक बड़े टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल मुझे घर खरीदना रहेगा, तब मैं अपनी शेयर्स को जो है ना सेल आउट करूंगा, या मुझे जो है ना शादी करनी होगी तब मैं सेल आउट करूंगा, या मेरी बच्ची की शादी होगी तब सेल आउट करूंगा।
अब उस टारगेट को 5 साल लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, 9 साल लगे, 8 साल लगे, 12 साल लगे, XYZ कोई भी साल लगे, इसका मतलब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जितना भी टाइम लगेगा वो आपका क्या है उस दरमियान में इन्वेस्टमेंट। 100% इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन के हिसाब से उसके ऊपर ज़कात दें। तो फिर अगर मैं समझे कोई स्टॉक 100 में खरीदता हूँ हाँ। और मैं उसका 1000 का टारगेट लेता हूँ, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है 10 गुना का टारगेट है। हाँ। अब 10 गुना का टारगेट ये बहुत ही मुश्किल है कि साल में आ जाए। Agree. कभी कभी हो भी जाता है बुल मार्केट हो तो, बट फिर ये भी इन्वेस्टमेंट है। 10 गुना मतलब 10 टाइम्स रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट तो नहीं रखा कि मैं इतने साल रखूंगा, बट प्राइस टारगेट बहुत ही बड़ा है, तो विल इट बी इन्वेस्टमेंट? मे बी इट विल बी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपने एक लिमिट सेट की हुई है। हाँ, अगर आपने ट्रेड कर दिया तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ट्रेडिंग पे आ गया, लेकिन आपने उसको होल्ड करके रखा। देखिए, अगर आप होल्ड कर रहे हैं इसका मतलब आपने अपने पैसे को क्या किया हुआ है, जाम करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। तो जब तक पैसा रुका हुआ है, आपके जेब में नहीं है, कहां पर है, मार्केट में है। मार्केट में जब तक पैसा जितनी देर रुका हुआ है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो इसमें तो फिर अपनी नीयत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। क्या आप जब आपके पास शेयर है तो आपने क्या नियत से लिया है? क्या आपने सच में ट्रेडिंग के लिए लिया है या सच में इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है? देखिए, हम बहैसियत आलिम या बहैसियत इंसान सिर्फ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता सकते हैं। असल तो नियत इंसान की अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नमल आमालु बिन्नियत। अमाल का दारोमदार किस पर है? नियत पर है। आपने नमाज पढ़ी, आपने ज़कात अदा की, आपने हज किया, बड़े नेक काम है ना। ज़कात देना, हज करना, नमाज पढ़ना बड़े नेक काम है, रोजा रखना बड़े नेक काम है। लेकिन आपने रोजा अल्लाह के लिए रखा कि नहीं रखा? अल्लाह डिसाइड करेगा। आपने नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ी कि अल्लाह के लिए पढ़ी, डिसाइड कौन करेगा? अल्लाह करेगा। आपने एक बड़ा हज का काम किया, लेकिन अल्लाह ताला के लिए किया कि फैमिली वालों के लिए किया, डिसाइड कौन करेगा? तो आप ये समझ के चले कि आपकी नीयत का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डिसीजन मेकर आप इंडिविजुअल खुद है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि इज दिस ट्रेडिंग और इज दिस इन्वेस्टमेंट। इफ दिस इज इन्वेस्टमेंट देन जो भी क्राइटेरिया आपने बताया वो ये है, और इफ दिस इज ट्रेडिंग फिर 2.5% पे आपको ज़कात निकाल देनी। तो अगर समझे ऐसा मेरा इंटेंशन बन जाता है कि ठीक है ले लिया, बस कुछ नहीं सोचा, ठीक है पड़ा है रखूंगा, देखूंगा, देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट, राइट? इट विल बी इन्वेस्टमेंट। सो यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन कि ये आपका सच में ट्रेडिंग है या यू आर कीपिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। या और अगर वो केस आपकी बन जाती है तो वो केस में आप कंपनी की टोटल एसेट में से लायबिलिटीज निकालें, जो बचे हुए पे आप ज़कात निकाल सकते हैं। एग्री 2.5 ज़कात निकलेगी। तो बट फिर भी अगेन स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटर ये नहीं हम सीधा 2.5% ही निकाल दे? क्यों? मतलब कम ज्यादा दिया तो बेहतर है कम से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम झंझट में पड़ने से कौन बताएगा हमको कि कितने निकालनी है? वो भी एक मसला हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है कि हम 2.5% निकाल के अपने आप को सेफ साइड कर ले। मैंने अपनी बात में भी ये बात, शुरू में अपनी बात में ये बात कही, लेकिन आप डिसीजन मेकर हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आपके दिल को तो मालूम है ना व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपका दिल मुतमईन है कि ट्रेडिंग पर ही हूं मैं इन्वेस्टमेंट पे नहीं हूं, डू जो करना है ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन आपका दिल मुतमईन है इन्वेस्टमेंट पे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट वाले हिसाब में निकालिए। और एक चीज देखिए, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है ना, होल एंड सोल आप खुद है। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई तीसरा बंदा नहीं। इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी है। जैसे मान लेते हैं ये रमजान में, अभी समझिए हम लोग ज़कात रमजान की 1 तारीख को निकालते हैं। अब ये रमजान में मैंने जो भी मेरा पोर्टफोलियो होता है उस पर मैंने ज़कात निकाल ली, बाकी शेयर्स मैंने सोचे ठीक है देखा जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं देखा जाएगा, बात की बात है। नेक्स्ट रमजान आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट रमजान में भी मेरे पास सेम शेयर्स है, ठीक है, तो मुझे फिर उसको इन्वेस्टमेंट पकड़ना है, क्योंकि लास्ट रमजान से ये रमजान तक तो ऐसे ही है मेरे पास शेयर्स, और अभी भी कोई इंटेंशन है नहीं मेरी, तो हो गया इन्वेस्टमेंट। एग्री, इन्वेस्टमेंट ही आप काउंट करेंगे उसको, है ना? तो मतलब बेसिकली ये जो मसला है ना दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इस मसले पे वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स, और कंटिन्यूअसली हमारे मतलब हर वीक में ना एक डिस्कशन होते हैं। हमने ग्रुप बनाया मुफ्तियों का, और हम लोग यही मसले पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या ज़कात की कंडीशन बने। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा बन के रह गया ना, एक तो ये क्लियर है, देखिए कि आपने ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपने 2.5% देना है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप जो भी कंपनी की टोटल एसेट है उसमें से लायबिलिटीज निकाल के जो बचा उस पर आपको ज़कात देना है। सिंपल सा दुकान का एग्जांपल हमने दिया, दुकान में 10 लाख का माल है, लेकिन वो 10 लाख के माल जरूर है, बट उसको अगर 5 लाख की पेमेंट करनी है उसी माल की, तो क्या करेगा इंसान? वो 10 में से 5 लाख निकालेगा, बचा 5 लाख पे ज़कात देगा।
तो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो आपको टोटल पे नहीं देना है, आपको वो जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो निकालना है। बट अल्टीमेटली मसला क्या आ रहा था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा कहना है कि ट्रेडिंग अगर आपके पास कोई टारगेट है तो दैट इज अ ट्रेडिंग, अगर टारगेट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट है। अब मेरा पॉइंट है कि कितने परसेंट लोग होते हैं जो सच में ये सोच के लेते हैं कि यार ये तो शेयर मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखो एक क्राइटेरिया तो बहुत क्लियर है, आईओपी का क्राइटेरिया ये है, उनका ये कहना है कि अगर आपने कोई भी चीज डिविडेंड के लिए ली ना तो दैट विल फॉल अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, ठीक है, डिविडेंड के लिए। बट अब इंडिया में मसला क्या है, इंडिया में मसला ये है कि अगर आप होल्ड करते हैं ना तो मुश्किल से 1 या 2% आपको डिविडेंड मिलता है, तो जबकि तक आपका पोर्टफोलियो करोड़ों का नहीं है तो वो डिविडेंड वैसे ही इनसिग्निफिकेंट है। तो सच में डिविडेंड के लिए कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम डाउटफुल, मुझे नहीं पता कितने करते हैं। बट अगर करते हैं तो मसला सॉल्व है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बट वो छोड़ दीजिए आप, अब कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो सच में ये सोच के लेते हैं कि ये तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर इन्वेस्टमेंट है। अब जहां तक टारगेट की बात है तो टारगेट तो ये भी है कि 10% पे बेचूंगा, टारगेट ये भी तो है कि मैं 100% पे बेचूंगा, टारगेट ये भी बनता है कि 1000% पे बेचूंगा, टारगेट ये भी है कि कंपनी की वैल्यूएशन पे बेचूंगा, टारगेट ये भी है कि मैं अपने बच्चों की शादी के लिए बेचूंगा। तो एक फैक्टर तो उसमें वक्त का बन जाता है कि इतने साल, अब साल को आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब मसला ये है कि इसमें कहीं पे भी कोई भी लिखा हुआ बात नहीं है। तो नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे नजदीक अगर आपने एक टारगेट सेट कर दिया है, हाँ, अब वो टारगेट जो आपने सेट किया है बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत लंबा नहीं है, वो 4 साल पे भी मुहित है तब भी वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। हाँ तो लंबा ही हुआ ना, देखे देखे नहीं 4 साल तो बहुत बड़ा अमाउंट, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा। फिर मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने एक टारगेट सेट किया कि मैं इस टारगेट के बाद ही इसको सेल आउट करूंगा, हाँ उससे पहले सेल आउट नहीं करूंगा। हाँ मतलब उस टारगेट तक तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना। जी, तो मेरे नजदीक टारगेट सेट करना मतलब इन्वेस्टमेंट। तो फिर ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ये है कि मुझे तो अभी पैसा लेना है, मुझे 10% उठाना है, मैंने आज खरीदा, 3 दिन के बाद मैंने बेचा, 1 हफ्ते के बाद मैंने बेचा, प्राइस मैंने फॉर एग्जांपल 100 में लिया, 3 दिन के बाद मुझे कॉस्ट मिला 150 का, मैंने 150 में उसको तो 100 को आप 200 के लिए होल्ड कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, तो देन इट इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट? नहीं, अगर आप इंटेंशनली उसको होल्ड कर रहे हैं, इंटेंशनली होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटेंशनली क्या, इंटेंशनली का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेडिंग कर, अभी ट्रेडिंग नहीं करना, आपको ऐसा करना है कि ये मैंने शेयर खरीद लिया, ये 200 300 का 400 का 500 का हो जाएगा तब मैं शेयर उसको सेल आउट कर दूंगा। इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इसके रेट को क्या हो जाएगी, वर्सटाइल होकर ऊपर की तरफ जाए, मतलब आप हायर साइड पे जाने की बात कर रहे हैं, तो आप इसको जो है ना इन्वेस्टमेंट में लेंगे। और अगर आपका ऐसा कंसर्न है कि मैंने बाई किया, मैं सेल आउट करता हूं ताकि दूसरे शेयर खरीद सकूं, वो ज्यादा के शेयर है उसकी उसका जो है मुझे बहुत जल्दी वो मिल जाएगा, तो दिस इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बेसिकली। तो दोस्तों ये डिस्कशन आपने सुना, आप ही कंक्लूड कीजिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सिंस लास्ट 4 मंथ्स एंड हमारा अभी तक कोई कंक्लूजन इस पे मैं पहुंचे नहीं हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कॉमन कंक्लूजन ये, ट्रेडिंग है तो 2.5% करो, इन्वेस्टमेंट है तो जो भी निकाल के करो। बट व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अपना बताया, मैंने अपना बताया, मुझे समझ ये आता है, नहीं समझ आ रहा तो चुपचाप जो भी पोर्टफोलियो है उसका 2.5% निकालो। देखो ये तो बहुत इजीएस्ट वे। मसला देखो क्या है, मसला ये है ना कि अगेन स्कॉलर्स के साथ में 4 महीने से बात करके एक कंक्लूजन पे पहुंचा, मतलब आप समझिए कि कोई फतवा इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि आज नहीं है, हो सकता है कि कल को और बड़े इदारे हैं, शायद इस मसले पे और डिस्कस करें और शायद हमारी बात उन तक पहुंच जाए और शायद सच में एक फतवा कोई आ जाए। जब तक नहीं आता तब तक जो डिस्कशन हमने किया वही आपके सामने है, एंड ट्रस्ट में इसके लिए बहुत टाइम लगा है और बहुत मेहनत लगी है। बाकी आप डिसाइड कीजिए। हाँ, एक अलबत्ता मसला बहुत क्लियर है, शेयर्स का तो हो गया, म्यूचुअल फंड पे ज़कात का क्या मसला है, इस पे हम सही कंक्लूजन पे हैं, वो मुफ्ती साहब बताएंगे। हाँ, बेसिकली म्यूचुअल फंड पे हम 2.5% निकालेंगे। अब आप ये पूछेंगे ये तो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आप क्यों ट्रेडिंग वाला 2.5% लेकर आए? हाँ, बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट है, हाँ, लेकिन आप जिस मैनेजर के थ्रू ये काम करवा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है जो ये करता है, उसके लिए तो क्या है ये, उसके लिए तो ये ट्रेडिंग है, उसके लिए तो रात दिन का काम है बेचना और खरीदना, सही बात है ना। तो बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किसके थ्रू करवा रहे हैं, फंड मैनेजर के, फंड मैनेजर जो के थ्रू आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर, आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो बेसिकली जो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहा है वो ट्रेडर है, वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर कौन है, आप है। तो ट्रेडर की वजह से आपको जो है कितना देना पड़ेगा, 2.5%। ये मसला दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, इस पे हमने कितना ज्यादा डिस्कशन किया और ये चीज हमको क्लिक ही नहीं हुई। हमने हमेशा यही सोचा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एंड सिंस यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यहां तक के बात आ गई थी कि मैंने टाटा एथिकल फंड या टॉरस जो भी जो एथिकल फंड्स हैं
उनके पूरे स्टॉक्स निकाले और ये डिसाइड हुआ कि इंडिविजुअली हर एक स्टॉक की एसेट और लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाएगी और पूरा मार्केट कैप से एसेट से पूरा निकाला जाएगा और इंडिविजुअली उस पर अपन फतवा लगाएंगे कि अगर आप टाटा पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़कात देनी है, टॉरस पे करे तो इतनी। यहां तक की हद बात पहुंच गई और जब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे तब हमें क्लिक हुआ, अरे नहीं ये बात तो गलत है, क्योंकि जो फंड मैनेजर वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आप पोर्टफोलियो चेक कीजिए, उनके शेयर बदलते रहते हैं। हाँ, ये बहुत कम होता है कि पूरा जैसे इन्फोसिस है पूरा इन्फोसिस बेच दिया, ऐसा नहीं होता, बट आधा परसेंट इन्फोसिस बेच दिया, आधा परसेंट टीसीएस बढ़ा दिया, तो हमको बाद में ये कंक्लूजन हमारा बना। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला और ये वीडियो सीरीज है। मेरे व्यूवर्स को मुझे ऐसा लगता है 4 या 5 महीने पहले कमेंट किया था मैं कि वी आर कमिंग अप विद द वीडियो सीरीज विद मुफ्ती साहब, जिसमें हम मसलों पे डिस्कस करेंगे। रीजन ये भी है लेट होने का कि मसलों पे हम कभी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाए, अब जाके कुछ ठीक ठाक सा हमें कंक्लूजन मिला है, इसलिए हम लोग ये वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आए। सो दैट्स इट, समझिए और इस नॉलेज को और स्प्रेड कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी सवाब जारिया रहेगा। थैंक यू।